नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक श्री अश्विनी राणा जी से, जो कि लंबे समय तक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर के बारे में उनका जो जानकारी है उसका लाभ हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नारद संचार के आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है जी। नमस्कार राणा जी। पेटीएम का जो ये पेटीएम बैंक था उसके बारे में पीछे रिजर्व बैंक की तरफ से जो कई चीज़ों को स्पष्टीकरण दिया गया और सवाल पूछे जा जो आमतौर पर सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब भी उसमें डाले गए। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पेटीएम के मामले में अभी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? देखिए, रिजर्व बैंक ने जो पेटीएम बैंक पर जो रोक लगाई थी वो उसका कहना था कि 29 फरवरी तक जो भी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं और उसके बाद कोई क्रेडिट भी नहीं लेंगे, लेकिन उसको पेटीएम के कहने पर एक्सटेंड किया 15 दिन। तो अभी 15 मार्च तक जो है वो वर्किंग करते रहेंगे, यानी वो पैसा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, आप उस वैलेट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 15 मार्च के बाद वो बिल्कुल जो है वो बंद हो जाएगा। आप ना तो उसके वैलेट को यूज कर सकेंगे, ना उसके जो टैग है फास्ट टैग उसको भी यूज नहीं करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो लोगों को नया फास्ट टैग दूसरे बैंक का लेना चाहिए। और अभी पेटीएम एज ए यूपीआई यूज लोग करते रहेंगे कि उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको एज ए यूपीआई यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए, लेकिन उसमें वो पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि पेटीएम ने जो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है पेटीएम पेमेंट बैंक जो है बैंक के साथ लेन देन नहीं होगा। नहीं, बैंक के साथ लेन देन नहीं होगा। पेटीएम जो बैंक है पेमेंट बैंक, उसके पूरी रोक लगा दिया है कि ना तो पैसा ले सकता है, ना डिपॉजिट ले सकता है, और वैसे ही वैलेट भी। तो उसकी सारी चीजें जो है वो बंद हो जाएंगी। कारण क्या है कि बहुत लंबे समय से रिजर्व बैंक बार बार इसको चेताता रहा, लेकिन वो सुधार नहीं आ रहा था और बहुत सारे इलीगल काम भी जो है उन अकाउंट्स के थ्रू जो है हो रहे थे। तो रिजर्व बैंक ने उस पर बीच में पेनल्टी भी लगाई थी, लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। तो इसलिए हालांकि ये सरकार की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सदमा है जिसे कहना चाहिए, क्योंकि वो जो चाहते थे, क्योंकि ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो बूम आया लोगों में पेटीएम के कारण ही आया, लेकिन पेटीएम बैंक ने उसका गलत उपयोग किया, यानी वो वैलेट को बैंक में कन्वर्ट कर दिया और केवाईसी भी नहीं किए और उसके थ्रू बहुत इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रही थी। तो लोगों को भी इसका एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा और सरकार की डिजिटल जो ट्रांजैक्शन की नीति थी उसको भी एक लगेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा भारत की जो देश की सुरक्षा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए रिजर्व बैंक ने इतना बड़ा कदम लिया। लेकिन जो पेटीएम है जो पेमेंट का जो मंच है एक तरह का, उसका पीछे अखबार में बहुत बड़ा उसने एडवर्टाइजमेंट भी दिया था कि पेटीएम के थ्रू जो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं वो जो है चलता रहेगा, उस पर कोई रुकावट नहीं है। नहीं, उसको वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप पहले जो पैसा रख लेते थे, अपना जो आपका अकाउंट लिंक है, कोई भी बैंक का अकाउंट लिंक है, आप उसमें पैसा नहीं डाल सकेंगे, क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। आप उसको एज ए प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसके थ्रू जो भी बुकिंग है और बाकी जो सारे काम होते रहते हैं ट्रांसफर्स के, बैंक टू बैंक, ये वो सब वो एज ए प्लेटफॉर्म यूज होगा, लेकिन उसमें आप पैसा डाल नहीं सकेंगे। जी जी।
तो पेटीएम पेमेंट बैंक का मामला जो है उसको उस पर रोक होगी और पेटीएम जो लेन देन का मंच है वो चलता रहेगा। जी, वो बस इंटरफेस जो है वो ऐसे यूपीआई उसको आप यूज करते रहेंगे। जी अच्छा राणा जी, अभी हाल में रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लेकर कोई निर्देश जारी किया है, कोई नया उसने कोई एक तरह की सख्ती दिखाई है कुछ क्रेडिट कार्ड के मामले में या डेबिट कार्ड के मामले में, तो उसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि क्या है ये। देखिए, कल ही रिजर्व बैंक ने जो बैंकों को नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज है जो क्रेडिट कार्ड इश्यूज करती है, जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करती है, जो क्रेडिट कार्ड इश्यूज करती हैं, उनको निर्देश जारी किए हैं कि आप जो है किसी भी कस्टमर को कंपेल नहीं कर सकते कि आप ये नेटवर्क का कार्ड लेंगे। 5 मुख्य रूप से नेटवर्क देश में काम करते हैं, उसमें मास्टर है, वीजा है, डाइनर्स क्लब है, रूपी कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। तो एक भारतीय, बाकी लगभग विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन उनको लेकर कोई भी बैंक या नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो कार्ड इशू करते हैं वो कस्टमर को जो उसने उस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ समझौता कर रखा है उसके आधार पर वो कार्ड इशू नहीं कर सकता। ये कस्टमर की उसके ऊपर है, उसका अधिकार है कि वो चुने कि कौन सा नेटवर्क को लेना चाहता है। मैं वास्ता लेना चाहता हूँ, मैं रूपी कार्ड लेना चाहता हूँ, रूपी का जो क्रेडिट कार्ड है, तो ये मेरे लिए स्वतंत्रता है कि मैं कौन सा नेटवर्क चुनूं। क्योंकि जब एक बार बैंक उनके साथ समझौता नेटवर्क के साथ कर लेता है तो बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो रिस्ट्रिक्टेड मर्चेंट के लिए काम करते हैं। तो फिर मेरे पास मास्टर है और मैं मास्टर के कुछ पर्टिकुलर मर्चेंट के साथ उनकी डीलिंग है, काम करते हैं, तो मैं बाकी जगह उसको नहीं चला पाता हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसलिए कोई भी बैंक जो है किसी भी नेटवर्क के साथ इस प्रकार का ना तो एग्रीमेंट करे और कस्टमर को सुविधा दे कि वो कौन सा नेटवर्क चुनना चाहते हैं। अभी जिसके पास जैसा है तो वैसा ही रहेगा। जब आपका रिन्यूअल का समय आएगा तो आप अपना नेटवर्क भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप बीच में नहीं करेंगे, तो जब आपका रिन्यूअल का समय आएगा तो आप बैंक को या उस एजेंसी को कह सकते हैं कि मुझे इस नेटवर्क का कार्ड चाहिए। नेटवर्क से आपका मतलब ये है कि जैसे वीजा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है और भी एक कई तरह के भारत का डाइनर्स का है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, और जो भारतीय जो है पेमेंट कॉर्पोरेशन का जो है वो रुपे कार्ड जो है, हाँ, तो वो ये 5 नेटवर्क बेसिकली देश में काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ने कहा कि आप ग्राहक को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसको लीजिए। हाँ, और फोर्स नहीं कर सकते। और जो भी बैंक जिसकी अगर 10 लाख से कम कस्टमर है उसके क्रेडिट कार्ड होल्डर्स में है तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 10 लाख से ज्यादा है तो उसको ये रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, रिजर्व बैंक का कहना है कि भाई इन क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन देने का चलन है वो बहुत बढ़ गया। जो कंपनियां कार्ड इशू करती है तो उसके साथ साथ वो उसके माध्यम से लोन देती हैं। जो बेसिकली क्रेडिट कार्ड लोन ही है कि 1 महीने तक आप उसको यूज करो। तो वो एक जो है अनसिक्योर्ड जो है एडवांस है, और जो कि बैंकों के लिए, बाकी फाइनेंशियल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। क्रेडिट कार्ड लोन की आपने बात की है, कुछ ऐसे हमारे संज्ञान में ऐसे भी मामले आए हैं कि जो क्रेडिट कार्ड पे लोन दिया जाता है और उस लोन की वापसी में कई बार नहीं कर पाता है कोई आदमी, या जो उसने पैसा लिया है बैंक से वापस नहीं कर पाया, तो उसके जानने वालों को या उसके कोई दूसरे संबंधी है उनको जो है फोन किया जाता है कि भाई इस आदमी से हमारी बात कराओ, ये आदमी कहाँ है, अब हमारा पैसा नहीं दिया उसने। तो ये इसमें क्या मामला है, ये ऐसा क्यों होता है? क्या है कि मैंने जैसे कहा ना कि वाकई ये एक लोगों के लिए आसान तरीका हो गया था लोन लेने का। कुछ तो ऐसे भी केसेस है लेकिन कुछ जेन्युइन केसेस है। तो बैंक या जो ऐसे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है जो कार्ड इशू करते हैं क्रेडिट कार्ड,
वो क्या करते हैं कि जब उनकी रिकवरी नहीं होती वो बार बार नोटिस देते हैं, बात करते हैं। कुछ तो जेन्युइन रहते हैं कि जो कस्टमर जिनका दिक्कत आ गई, जॉब चली गई, बिजनेस कम हो गया, तो वो उसकी रीपेमेंट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ वो पैसा लेकर भाग जाते हैं और वो पैसा बैंकों का या इन कंपनी का चुकाते नहीं है। तो ऐसे में जो बैंक क्या करता है कि अगर वो अपना जो ये बचा हुआ पैसा है, अनरिकवर्ड अमाउंट है, वो एजेंसीज हैं जो रिकवरी का काम करती हैं, उनको जो है वो सौंप देता है। तो वो जो एजेंसीज हैं वो बहुत तके हथकंडे अपनाती है। वो पहले जो कार्ड होल्डर है उसको फोन करती हैं, उसको धमकाती भी हैं, उसको वकील के नोटिस की भी धमकी देते हैं। और फिर आजकल सोशल मीडिया भी है, और जब वो कार्ड बनवा रहे होते हैं तो उस समय भी कई कार्ड वाले जो कुछ रेफरेंस के लिए आपसे नंबर ले लेते हैं कि भाई आप किसी का रेफरेंस दे दीजिए। तो वो नंबर के ऊपर बाद में वो जो एजेंसीज हैं वो फोन करते हैं उनको। तो वो सरासर गलत है। कारण क्या है कि भाई आप जिसने पैसा लिया है, लोन लिया है, उसको तो आप रिकवरी के लिए पेनलाइज कर सकते हो, उसको कोर्ट में ले जा सकते हो। लेकिन जिसने आपके उसको लोन देने की कोई सिफारिश ही नहीं की, कोई गारंटी नहीं देगी, तो ऐसे लोगों को करना सरासर गलत है। मेरे पास भी एक दो बार आए तो मैंने उनको धमकाया कि भाई मैं जो आपको वकील का नोटिस दे दूंगा कि आप मेरे को ऐसे धमका रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने फोन नहीं किया। कारण क्या है कि जिनको नहीं पता उनको लगता है, और आजकल तो ये बहुत सारे फ्रॉड जो है एआई के माध्यम से, कि आपकी आवाज ही बदल कर, आपके रिलेटिव की आवाज बदल के भी लोग बात कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे फोन कॉल्स के ऊपर बहुत सजग होके अपने को रिप्लाई करना या करना चाहिए। जी राणा साहब, आप तो लंबे समय से बैंकिंग क्षेत्र में रहे हैं। बैंक कर्मचारियों के मामले में इस समय ताजा स्थिति क्या चल रही है? ताजा स्थिति कहें तो आज ही जो 12वां वेतन समझौता था कर्मचारी अधिकारियों का, वो फाइनल हुआ है। 1 नवंबर 2022 से वो ड्यू था और आज वो फाइनल शेप में साइन हो गया है। हालांकि कुल मिला के वर्किंग एम्प्लॉइज को जो कम समय में इस बार बिना हड़ताल के ये समझौता हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। कोई आंदोलन हड़ताल नहीं हुई, ठीक है। और अच्छा लगभग रिस्पेक्टेबल उनको पेज हाइक भी उसमें मिल गया है। लेकिन उसमें अगर वर्कमैन का अगर देखें तो वर्कमैन के ऊपर बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है उसको बहुत बढ़ा दिया गया। जितनी जॉब उनकी बढ़ाई गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई गई है, अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ी है। जबकि जो ऑफिसर्स का काम था वो भी क्लरिकल को शिफ्ट कर दिया है। और वो एक बहुत गलत परिपाटी बैंक में शुरू होने जा रही है कि जो चेकर बेकर का कंसेप्ट था कि क्लर्क जो है वो एंट्री करता था और वो ऑफिसर उसको चेक करता था, तो वो क्लर्क को 50,000 रुपए कैश, 2 लाख रुपए क्लियरिंग, वो अपने आप ही उसको। तो ये जो डिजिटल, ये कंप्यूटराइज के युग में ये बहुत खतरनाक है कि अगर गलती हुई तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इसलिए चेकर मेकर का कंसेप्ट ये एक बात रही। दूसरा, रिटायरीज के लिए जो बार बार कहा जा रहा था कि उनका पेंशन अपडेशन होगा, क्योंकि जब से पेंशन बैंकों में आई है उनका पेंशन अपडेशन नहीं होता। तो पेंशन अपडेशन ना करके कुछ एक एक्स ग्रेशिया के रूप में कोई 1000 से 2000, 2500 रुपए ऐसे अलग अलग स्टेज पे लोगों को मिलेंगे। तो वो भी एक बहुत पेंशनर जो है वो उससे बहुत नाराज हैं कि भाई पेंशन तो रिवाइज की नहीं और आप हमें 1000 रुपए का या 2000 रुपए का झुंझुना पकड़ा रहे हो। तो इसलिए वो भी बहुत नाराज हैं। दूसरा, 5 डेज की डिमांड जो कर रहे थे उसमें समझौते में लिखा गया है कि 6 महीने में वो करेंगे, लेकिन वो 6 महीने में क्या होगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक वो नहीं रहता। ओके, तो मतलब ये है कि नया वेतन समझौता सरकार के जो बैंक मैनेजमेंट है और कर्मचारियों के संगठन उनके बीच में हुआ। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है राणा साहब, आपसे आगे भी रिजर्व बैंक और क्रेडिट कार्ड और जो फाइनेंशियल पूरा बैंकों का सेक्टर है उसके बारे में हम समय समय पर बात करते रहेंगे।
आज आपने जितनी भी जानकारी दी है उसके लिए आपका धन्यवाद और भविष्य में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। सभी व्यूअर्स को भी मेरा आज जो है महाशिवरात्रि भी है और वुमेन्स डे भी है, तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। जी हमारी तरफ से भी आपके भी सभी जो देखने वाले हैं और हमारे चैनल के सभी देखने वाले हैं उनको महाशिवरात्रि की भी शुभकामना और जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके बारे में भी हम शुभकामना देते हैं। नमस्कार।